वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वीर वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार, बहुत प्यारी बात बोली गया यहाँ पर। देखिए, जिंदगी में ना प्रॉब्लम हर एक इंसान की लाइफ में आती है, पर लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं और बोलते हैं कि बस हमारी जिंदगी तो ऐसी है, और एक तरीके से वहीं पर ही अपनी जिंदगी को रोक देते हैं। पर लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको उसको एक अपनी एक नहीं जिंदगी की एक पहली सीढ़ी, पहला पड़ाव बोलते हैं कि हाँ, इससे आगे हम लोग को आगे बढ़ना है। तो दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं। अब आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं, आप लोग डिसाइड कीजिए। यहां पर बड़ी प्यारी बात बोली गई है, बोला गया मेरी चिंता है नहीं कि आप लोग विफल हो गए, बल्कि यह है कि कहीं आप अपनी विफलताओं से संतुष्ट तो नहीं हो गए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहां पर उनको लगता है कि यार जिंदगी में कुछ हो नहीं पा रहा है, तो बोलते हैं हमारे तो नसीब में ही ये लिखा हुआ है, हमसे इससे फालतू कुछ नहीं हो पाएगा, बस हम लोग जिंदगी में यही अचीव कर पाएंगे। और ये कहते हैं कि बस यार किस्मत में इतना ही मिलना था। तो किस्मत को दोष देकर, अपने नसीब को बातें बोलकर वो चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने दिमाग में कि हाँ, हम लोग इसी काबिल हैं, और अपनी काबिलियत पर एक ठप्पा लगा देते हैं कि इससे फालतू हम लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग जो हैं वो जिंदगी में वहीं पर ही रुक कर रह जाते हैं। पर लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जो कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा, एक कहानी है द मिरेकल मैन। वो इंसान जो है, वो मिरेकल मैन जिसको बोला गया, वो आसमान से गिरा, बेसिकली उसका हवाई जहाज फटा और उसकी सारी हड्डियां टूट गई। और उसके बाद भी उस बंदे ने डिसाइड किया कि मुझे अपने पैरों पर उठकर खड़ा होकर चलना है, और वो उठकर खड़ा होकर चल पड़ा। तो दूसरी कैटेगरी आप लोगों को ये वाली देखने को मिलेगी। एक छोटी सी बात यार, आप लोगों ने सुनी होगी कि मन की हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने मन में अगर एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, जिंदगी ऐसी है, तो फिर जिंदगी वैसे ही चलने लगती है। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोग को अपनी जिंदगी कैसी लेकर चलनी है। काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, अगर आप लोग इसको मानोगे तो बड़ी बात है, नहीं मानोगे तो कोई बात ही नहीं है। जो स्लीप है, यानी कि जो नींद है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यानी कि आप लोगों को एक प्री डिफाइंड नींद लेनी चाहिए, आप लोग की अपनी बॉडी के हिसाब से, जो भी आप लोगों ने वो सेट कर लिए। किसी की 4 घंटे होती है, किसी की 5 होती है, किसी की 6 होती है, किसी की 7 होती है। पर लेकिन इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग अपने आप डिसाइड कर लेना, क्योंकि यहां पर अपनी बॉडी को अगर एक प्रॉपर नींद आप लोग देते हो, तो उससे आप लोगों का मेमोरी फॉर्मेशन भी होता है, और आप लोग की बॉडी जो है वो रिकवर करती है। तो ये यहां पर आप लोग को बेसिकली नींद का पैटर्न देखने को मिलेगा। और कोशिश ये किया करो कि जिस लेवल पर चीजें हैं, जैसे कि अगर शाम हो गई, ठीक है, तो नॉर्मली जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं उसमें एक पैटर्न है कि यहाँ शाम हो जाए तो फिर हमारी बॉडी भी उसी तरीके से अपना एक स्लीपिंग जोन में जाने लगती है, और जैसे ही सूरज निकलता है तो फिर उठने लगती है। अगर हम लोग इस नेचर को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसका बॉडी के ऊपर भी आप लोगों को नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोगों को तुरंत देखने को मिल जाएगा, पर लॉन्ग रन में आप लोगों को कई सारे इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। तो कोशिश क्या करो, जो सही तरीका है, जिस टाइम पर सोना है, जिस टाइम पर उठना है, उसको फिक्स कर लो। कि मान लीजिए आप लोग 9 बजे सो गए, ठीक है, तो कोशिश करो 9 बजे सो के सुबह को 4 बजे उठ जाओ। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप लोग इसी तरीके से 10 बजे सोकर सुबह अपना 4 बजे या फिर 4:30 5 बजे तक उठ जाओ। मतलब जो अपना 5 6 7 घंटे की जो नींद आप लोगों को लगती है, 6 घंटे मतलब अपनी एवरेज कम से कम यार रखा करो, ठीक है। उससे आप लोग की बॉडी जो है और अच्छे से रिकवर कर पाएगी। अगर आप लोग 1-1.5 घंटा अगर आप लोग कम भी करोगे उस नींद को कि कहीं और यूटिलाइज कर लेंगे, उससे ज्यादा टाइम आप लोग वैसे वेस्ट कर देते हो, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि अपनी एक सही नींद आप लोग को लेकर चलनी है, ओके। बाकी आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आज के दिन में आप लोग कितने घंटे सो रहे हैं, और आप लोग क्या उस नींद को रिड्यूस करना चाहते हैं या फिर इंक्रीज करना चाहते हैं। तो इसके बारे में आप लोग जरूर बताएगा। तो आज है संडे को फंडे बनाते हुए स्टडी डे बनाएंगे, काफी कुछ शानदार डिस्कस करूंगा। पर लेकिन एक ऐसी न्यूज है जो कि आज के न्यूज़पेपर में मुझे झकझोर कर चली गई यार। ये न्यूज सुनकर भी मतलब मेरे ना अंदर से वो कहते हैं कि थोड़े से मतलब होश एक तरीके से उड़ गए। मैंने कहा ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है किसी के साथ में, ठीक है। आप लोग देखिए, यहाँ पर एक माइनर गर्ल थी, यानी कि 18 साल से नीचे की एक बच्ची, ये अपने स्कूल में थी, और स्कूल में इसको जब पूछा गया कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, यानी कि एक सेशन चल रहा था जिसमें गुड टच और बैड टच इसको बेसिकली बताया जा रहा था। यानी कि किस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। आप लोगों ने जो आमिर खान का शो भी देखा होगा, उसमें कई बार ऐसी तरीके की चीजें बताई गई थी कि यहाँ पर किस तरीके से बच्चों को कहाँ कहाँ पर कोई टच करते हैं तो बच्चा उसको बताए। तो यहाँ पर इतना खतरनाक बात इसके द्वारा बोली गई कि मतलब सुनकर भी मेरा तो दिमाग खराब हो गया। यहाँ पर इसके द्वारा बोला गया कि इसको रेप किया गया इसके भाई के द्वारा, इसके फादर के द्वारा, और इसकी साथ में इसके ग्रैंड फादर और अंकल जो हैं वो भी। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर कंडीशन। सबसे पहले जो इसके साथ में हरकतें करनी स्टार्ट की गई, खुद के इसके पापा के द्वारा यहाँ पर ही हरकतें करनी स्टार्ट की गई। बिहार की ये लड़की है, ये आज के टाइम पुणे में रह रहे हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें सामने निकल कर आई। दूसरे नंबर पर मतलब 2017 में इसके फादर ने ये हरकतें करना स्टार्ट करी। दूसरे नंबर पर इसके भाई ने, ये नवंबर 2020 में बोल रही है मेरे भाई ने मेरे साथ में हरकतें करना स्टार्ट करी। और उसके बाद में मेरे ग्रैंडफादर, दादा और अंकल यानी कि चाचा, यानी कि इनके द्वारा भी यहां पर ये हरकतें करना स्टार्ट कर दी गई।
यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि जिस इंसान को यह माना जाता है कि इनके बीच में रहेगी बच्ची तो फिर उसके साथ में कभी कुछ गलत नहीं होगा, उस हर इंसान ने उस बच्ची के साथ में रेप किया है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग कंडीशन समझ सकते हैं। तो इनके तहत यहां पर पोक्सो का जो यहां पर ये एक्ट लग रहा है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये इसको गैंग रेप नहीं बोला जा रहा है। रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह कि कोई भी एक दूसरे से अवेयर नहीं है कि वो ऐसी हरकतें कर रहा है, यानी कि सारे अपने अपने लेवल पर हरकतें कर रहे हैं। फादर जो है वो अपने लेवल पर हरकतें कर रहा है, भाई जो है वो अपने लेवल पर कर रहा है, दादा और जो अंकल है वो अपने लेवल पर हरकतें कर रहे हैं। सब अलग अलग है, किसी को पता नहीं है एक दूसरे के बारे में कि हाँ ऐसी ऐसी हरकतें चल रही है। तो आप लोग यहां से कंडीशन निकाल सकते हैं, वो बच्ची कितनी सहमी होगी, वो क्या किसी इंसान के पास में मतलब जाकर भी रुक पाएगी? आप लोग एक अंदाजा लगाइए। ये आज ही के द हिंदू न्यूज़पेपर में यहां पर ये न्यूज मुझे देखने को मिली। मतलब मेरा पढ़ने के बाद में ना एक तरीके से नहीं, ये थोड़ी देर के लिए तो दिमाग हैंग हो जाना। मैंने कहा यार ये मतलब बच्ची के साथ में सोचो, बच्ची का चल क्या रहा होगा। वो इंसान नाम की वो एक तरीके से जो मेल जिसको पुरुष हम लोग बोलते हैं, उस प्रजाति से भी एक तरीके से बोल सकते हैं, उसको इतना इरिटेशन होगी कि उसको नाम सुन के भी लगेगा कि ये इंसान इस धरती पर होना ही नहीं चाहिए, ये जाति धरती पर होनी नहीं चाहिए। ऐसी कंडीशन उसके साथ में हो गई होगी। पकड़े गए वो एक अलग बात है, पर लेकिन यार समझो एक तरीके से कैसी चीजें हैं ये। यहां पर अब जो बात की जा रही है, अब यहां पर अगर कोई रेप का केस आए तो आप लोगों को पता है कि 376 के बारे में आप लोगों को बताया था, इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता का ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जिसके द्वारा असोल्ट किया गया अंकल वगैरह, तो उनके ऊपर सेक्शन 354, तो यहां पर असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स वुमेन, तो एक तरीके से ऐसी हरकतें के लिए उनके ऊपर ये वाला लगेगा। तो ये यहां पर ये इनके ऊपर केस लग रहे हैं। अरे क्या बोला, बस इनको तो क्या ही बोलूं, बस इसके लिए शब्द नहीं आ रहे मेरे पास में, क्या बोला जाए इनको। लेकिन बहुत ही एक ये यहां पर बता क्यों रहा हूं, ये बता इसलिए रहा हूं थोड़ा सा ताकि इन चीजों से आप लोग अवेयर हो सको। ठीक है, ये यहाँ पर बेसिकली खासकर जो बच्चियां होती हैं, ठीक है, जिनको कुछ पता भी नहीं है, उनके साथ में हरकतें होती हैं, तो ये कैसी सिचुएशन अभी देखने को मिलती है। तो ये ऐसे केस सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। तो कल को चलकर कहीं पर भी आप लोग जाओ तो लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से मेंटेन है कि कम से कम बहुत कहीं ना कहीं कुछ तो इंपैक्ट पड़े यार सोसाइटी पे, तो वो चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये था पर्टिकुलर केस, मुझे लगा आप लोग के साथ में इसको थोड़ा शेयर करना चाहिए और आप लोग इसको समझ पाओगे। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, आगे चलेंगे, कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक एक कर मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा डिटेल में, कई सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। जैसे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है, राइट ऑफ फॉरनर्स, यानी कि हमारे देश में जो फॉरनर आते हैं उनके अधिकार क्या होने चाहिए। ठीक है, अगर उनका वीजा का कोई कंडीशन एक तरीके से वायलेशन होता है, ठीक है, एक तरीके से आए थे 10 दिन के लिए पर रह रहे हैं यहाँ पर 15 दिन 20 दिन, तो फिर उसको कैसे टैकल करना चाहिए। तो यहाँ पर उसी के चलते ये जीएस पेपर 2 के अंदर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं या इशूज जो भी होते हैं यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन में पॉलिसीज को, उससे रिलेटेड डायरेक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर टॉपिक बन जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारी फॉरेनर जो होते हैं हमारी कंट्री में आकर सारे फेस्टिवल वगैरह सब सेलिब्रेट करते हैं, काफी शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, पर लेकिन रियलिटी में अगर बात कीजिए तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे बांग्लादेश से आ गए, ठीक है, इसी के साथ में बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आ गए, अफगानिस्तान से आ गए, या फिर दूसरी कंट्री से जहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है, जैसे म्यांमार में रोहिंग्या से आ गए, श्रीलंका से आ गए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आने के बाद में वीजा एक्सपायर होने के बाद में भी जाने का नाम नहीं लेते हैं। बहुत सारी सर्कमस्टेंसेज ऐसी बन सकती है, बहुत सारी सिचुएशन या फिर कंडीशन ऐसी हो सकती है जो उनको वहां वापस जाने से मना करे। ठीक है, किसी को जान का खतरा तो किसी को किस चीज का खतरा, तो सारी बातें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसको एक अलग बात है, पर लेकिन यहाँ पर अभी मुद्दा क्या है वो आप लोगों को मैं समझाता हूं, जिसके साथ में आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। अभी हमारी कंट्री में बेसिकली जो फॉरेनर है उनके अधिकार के बारे में जब बात की गई तो ये बोला गया यार उनके अधिकार मान लीजिए आप लोगों को छीनने भी हैं, तो एक तो वो नॉन आर्बिट्रेरी होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि बस अपना मन आया तो छीन लिया, फिर अपना मन आया तो उनको अधिकार दे दिया। दूसरा जो होना चाहिए, अगर उनके अधिकार जो है आप लोगों को छीनने भी हैं तो लॉ के हिसाब से काम होना चाहिए और रीजनेबलनेस होनी चाहिए, यानी कि आप लोग को तर्क देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया गया है। तो ये बातें सारी कोर्ट के सामने निकल कर आ रही है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी चाह रही है इस एरिया में कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी हेल्प दे यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर कानून बनाया जाए, क्योंकि कल को अगर कोई कानून जो है उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो लोग जो है वो डायरेक्ट कोर्ट में जाएंगे और फिर कोर्ट में जाते ही उस कानून को नल एंड वॉइड करार दे दिया जा सकता है। आप लोग बोलेंगे ऐसा कैसे दे देंगे नल एंड वॉइड करार कोर्ट, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं, जब आप लोग पार्ट 3 में जाएंगे ना फंडामेंटल राइट में, तो हमारे संविधान में बेसिक मूल अधिकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल बेसिकली 35 तक आप लोगों को नजर आते हैं। तो इसके अंदर में जो फंडामेंटल राइट अवेलेबल है दोनों के लिए, इंडियन के लिए भी और जो यहाँ पर फॉरेनर के लिए भी, यानी कि हमारे लिए भी है और अंग्रेजों बार बार अंग्रेज याद आता है जब फॉरेनर बात करते हैं, हिस्ट्री में ना आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसके चलते बार मतलब कोई बाहर के देश का आता है हमारे देश में, ठीक है, बस एनिमीज अलाइज को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, इवन एलिमेंट्री एजुकेशन भी उनको मिलेगी, ठीक है, आर्टिकल 20, 23, 24, इसी के साथ में 25, 26, 27, 28, इसीलिए हमारे देश में हम लोग एक सेक्युलर
देश बोलते हैं अपने देश को, कि कोई भी रिलीजन का लोग आकर हमारी देश में अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। तो ये वो अधिकार हैं जो अंग्रेजों को भी मिलते हैं, फिर से अंग्रेज मतलब जो बाहर वाले लोगों को मिलते हैं और हमको भी मिलते हैं। ठीक है, मैं अंग्रेज बोलूंगा, ठीक है, आप लोग समझ लेना अंग्रेजी का मतलब बाहर वाले लोग। ओके, मैं बार बार वही गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यानी कि बाहर वाले लोगों को भी मिल रहे हैं, यहाँ पर अंग्रेजों को भी मिल रहे हैं वही अधिकार, और वही अधिकार हमको भी मिल रहे हैं। तो ये एक तरीके से ये फंडामेंटल राइट सबके लिए हैं, पर लेकिन कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हमारे लिए हैं, अंग्रेजों के लिए नहीं है। जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 और 30 जो है ये माइनॉरिटीज के राइट हैं, यानी कि जो हमारे देश में 6 माइनॉरिटीज हैं उनके नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कौन कौन सी 6 माइनॉरिटीज हैं। और बाकी 15, 16 और 19 में तो आप लोगों को पता ही है, टोटल मिलाकर 6 अधिकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कहीं पर भी जाकर असेंबली कर सकते हैं, पर लेकिन हथियार नहीं होने चाहिए पास में। इसी के साथ में बोल सकते हैं कि एक तरीके से फॉर्म कर सकते हैं एसोसिएशन या फिर यूनियन। इसी के साथ में फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी। इसी के साथ में आप लोग बोल सकते हैं कहीं पर भी जाकर रिजाइड कर सकते हैं। इसी के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने प्रोफेशन ऑक्यूपेशन को। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी आर्टिकल 19 के तहत यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आ जाती है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अब मान लीजिए ये तो सारे अधिकार हो गए हमारे लिए, ठीक है, ये बाहर वालों के लिए नहीं है, समझ में आता है। पर लेकिन सोचिए ये वाले अधिकार जो कि बाहर वालों को भी दे रखे हैं, अब यहां पर कितने ऐसे होंगे जो कि उनसे हम लोग छीन सकते हैं, अगर उसके बारे में बात की जाए। तो उसी के ऊपर यहां पर ये बातें बोलेगी कि यूनियन गवर्नमेंट अगर यहां पर कोई भी ऐसा काम करेगी तो यहां पर उसको एक रीजन देना पड़ेगा, और इसी के साथ में कोई कानून के थ्रू होना चाहिए, यानी कि अपने हिसाब से बस हाँ मन किया तो हटा दिया और मन किया तो लगा दिया, वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो गवर्नमेंट है वो यहां पर आर्ग्यू ये कर रही है कि जैसे वीजा के मामले में अगर बात करें, देखिए आज के दिन में अगर आप लोगों को बाहर जाना होता है ना, अपने देश से किसी और देश में आप लोगों को जाना है, तो वहां का वीजा आप लोगों को लेना पड़ेगा, और आप लोगों के पास में पासपोर्ट भी होना चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री यहां पर काम करती है, तो दोनों के बारे में पता होना चाहिए। जब आप लोग वीजा के बारे में बात करते हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री आती है, और पासपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री आती है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं ताकि माइंड में आप लोग क्लैरिटी रहे। मान लीजिए आप लोग पासपोर्ट बनवाने जाएंगे कल को, तो आप लोग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के पास में आप लोगों को जाना पड़ेगा, ठीक है, वो आप लोगों को पासपोर्ट बना के देती है। पर लेकिन अगर वीजा अगर आप लोग हमारे देश में कोई बाहर का इंसान अप्लाई कर रहे हैं तो होम मिनिस्ट्री के पास में आएगा, यानी कि अगर हम लोग बाहर जाएंगे किसी कंट्री की तो होम मिनिस्ट्री उस कंट्री की हम लोग को क्या देगी, वीजा देगी। तो यहां पर हम लोग वीजा के बारे में बात करें तो यहां पर वीजा कौन करेगा, यहां पर किसके अंडर आ गया, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आ गया। तो बोला गया सोवरेन फंक्शन है, यानी कि हमारी संप्रभुता है, हम लोग अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई यहां पर कोई ऐसा इशू बनता है वीजा को लेकर, कोई फॉरेनर आता है और यहां पर वीजा की जो कंडीशन है वो ब्रेक हो जाती है, तो अपने हिसाब से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो सेंटर जो है यहां पर वो चाहता है एक तरीके से कोर्ट भी मिलकर यहां पर काम करे, यानी कि कोर्ट भी थोड़ा सा उसको सपोर्ट करे, और सेंटर और कोर्ट जो है वो दोनों मिलकर अगर कानून बनाएंगे तो फायदा क्या रहेगा, उससे ये फायदा रहेगा कि कोई भी दिक्कत इनको देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि कल को कानून भी बन जाता है तो यहां पर ऐसा रहेगा कि आराम से उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात बोली जा रही है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर जो कि प्रीलिम्स में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक पर्टिकुलर केस के बारे में आप लोगों से बात करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये है, इसको बोला गया हंस मुलर ऑफ, ये है बेसिकली हंस मुलर ऑफ नरुद्दीनबर्ग, ठीक है, वर्सेस सुपरिंटेंडेंट, जो यहां पर ये प्रेसिडेंसी जेल कोलकाता का केस आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर में यहां पर कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया था, यहां पर ये कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। इसमें यहां पर कोर्ट के द्वारा ये बोला गया था कि अगर कोई भी यहां पर कोई पर्सन ऐसा है, ठीक है, अगर उससे आप लोग उसके अधिकार अगर छीनना चाहते हैं तो यहां पर एक प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ होना चाहिए जिसके थ्रू आप लोग उसके अधिकार छीन सकते हैं, ठीक है। ये बातें यहां पर बोली गई, यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि अगर किसी के भी अधिकार आप लोगों को छीनने यहां पर, तो उसको एक प्रॉपर कानून के थ्रू आप लोगों को छीनने पड़ेंगे, यानी कि अपने हिसाब से यहां पर बात कर सकते हैं। तो जो अभी ये बातें बोली जा रही है, जो भी मैंने ऊपर आप लोगों को पढ़ाई है, वो कहीं ना कहीं इस केस का आप लोग को इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 21 में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से राइट टू पर्सन विद, एक तरीके से राइट टू लाइफ के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। इसी के साथ में राइट टू प्राइवेसी के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। राइट टू प्राइवेसी वाला फंडा तो मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था ना, 2017 में केस पुत्ता स्वामी केस आया, तो राइट टू प्राइवेसी वाला केस यहां से निकल के आ जाता है। तो यानी कि हर एक इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ है, उसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर न करे। तो यहां पर आर्टिकल 21 आप लोगों को यहां पर ये काम करता हुआ नजर आएगा। तो अगर कोई फॉरेनर आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर वो किस तरीके से उसको डिप्राइव करना है, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये 5 जज की बेंच के द्वारा 1955 में भी यहां पर ये बातें जो बेसिकली बोली गई थी। तो उसके चलते हम लोग को कानून को लेकर आगे चलना चाहिए, ना कि अपनी मनमानी चलना चाहिए। यानी कि जो यहां पर जो अंग्रेजों को ये अधिकार मिले हुए हैं, उसमें उनके अधिकारों को भी हम लोग को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। और यही सेम बात जो थी यहां पर मेनका गांधी केस में बोली गई थी, आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है।
तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ये बोला गया कि नॉन आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये शब्द आप लोगों को बार बार देखने को मिलेगा, यानी कि फेयर होना चाहिए, प्रॉपर वे में काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से बस काम कर दिया। यानी कि इन शॉर्ट फिर वही बात बोली जा रही है कि कोई भी काम आप लोग करना है, रीजनेबल काम आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ इसकी वजह से हम लोगों ने किया है, और इसी के साथ में नॉन आर्बिट्रेरी है। जैसे मैं बोलूं कि यार आज का लेक्चर आप लोगों का थोड़ा लेट आ रहा है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर बोल के 6:30 बजे लेक्चर नहीं लेके आ रहे हो, ठीक है। तो मैं मानता हूँ यार आप लोगों के जेन्युइन कंसर्न है, पर लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था कि थोड़ा मैं घर पे आया हूँ अभी, मतलब तो इंटरनेट का थोड़ा इशू रहता है, ठीक है। कल से आप लोगों को लेक्चर जो है वो थोड़ा सा टाइम पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा इशू रहता है यार, आप लोगों को पता भी है सारी चीज़ें, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो इसके थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लिया करो। बिल्कुल ही मतलब इस तरीके से मत देखो कि मतलब कहीं पर भी जाए तो मेरे हाथ में चीज़ें नहीं होती ना, जितनी मेरे हाथ में होती है उतनी मैं करता हूँ, ठीक है। लेक्चर आप लोग की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मिलता रहे, तो उसको थोड़ा सा तो यार एडजस्ट किया करो ठीक है। तो देखा मैंने कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बोल तो देते हो 6:30 बजे लेकर आते नहीं हो, तो यार मान रहा हूँ कि हाँ मतलब, पर लेकिन मेरे हाथ में नहीं है ना यार चीज़ें, ठीक है। तो जितना इंटरनेट होगा उतना काम मैं कर पाऊँगा, और एक डिफाइन टाइम भी चाहिए बेसिकली पीपीटीज वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे आप लोगों के सामने पीपीटी लेकर आ रहा हूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा बड़ा टाइम इन्हीं में लगता है, ये पीपीटी बनाना, फिर इनका वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर डिकोड करना, तो एक प्रॉपर टाइम चाहिए यार, ऐसा नहीं कि बिना टाइम के काम हो सकता है, ये सारी चीज़ें इनमें एक प्रॉपर टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके बेस पर आप लोगों को ये चीज़ें मिल पाती है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी समझा करो, थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करो यार इन चीज़ों को, मतलब कहीं पर भी जाकर इंसान आप लोगों के लिए इस तरीके से लेक्चर बना रहा है, तो थोड़ा सा उसको मतलब होने के थोड़ा तो रहम करो, थोड़ी तो दया करो तो वो एक बात है, थोड़ी सी तो समझना इसके बारे में, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था, तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने जानी, फंडामेंटल राइट के बारे में जाना, अंग्रेजों के लिए अपने लिए, इसी के साथ में और क्या क्या केस है हमारे देश में उसके बारे में जाना, और आप लोगों को याद होगा मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली दिया था, उसके बारे में बेसिकली हम लोगों ने जो ये एक जो अभी 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने बताया था ना आप लोगों को यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है यहाँ पर, इसमें में एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, इसका आंसर दीजिए। तो बोला गया था लीगल राइट है अवेलेबल एनी पर्सन मतलब ये हमारे देश का भी कोई हो, चाहे कोई अंग्रेज भी हो यहाँ पर, तो सबके लिए यहाँ पर ये अलाउ किया गया है, आप लोग यहाँ से खुद से देख सकते हैं। तो यानी कि ये कहाँ पर हो गया राइट टू प्रॉपर्टी, तो सबके लिए हो गया, एक लीगल राइट बना देंगे। तो अंग्रेज भी अगर कोई यहाँ पर आकर हमारे देश से कुछ खरीदना चाहते हैं ना, उनको भी अधिकार यहाँ पर मिलेंगे। तो ये बेसिकली ऐसी चीजें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है, तो इसको आप लोग कनेक्ट करके रखना है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताएगा यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बोला गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहां पर आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगा। तो बोला गया है पहले में यहाँ पर ये है बेसिकली बोला गया प्रोहिबिशन ऑफ जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड द फोर्स लेबर, ए में ये बोला गया यहाँ पर, ठीक है। इसी के दूसरे बोला गया अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी में यहाँ पर बोला गया एक तरीके से एक्सप्लोटेशन के बारे में। दूसरा बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि माइनॉरिटी का जो प्रोटेक्ट इंटरेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। और प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ जो चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस, तो यहाँ पर बोला गया है। तो बोला गया कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन कहां पर आएगा, तो ये आप लोगों को बताना है। तो पहले तो आप लोगों को फंडामेंटल राइट पता होने चाहिए सारे, कहां पर कौन कौन से हैं, फिर एक्सप्लोरेशन के बारे में कहां पर बातें की जा रही है। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन से आंसर देते हैं। ए में बोला गया 1, 2 एंड 4, बी में बोला गया 2, 3 एंड 4, सी में बोला गया 1 एंड 4, और डी में बोला गया 1, 2, 3, 4 सारे यानी, ठीक है। तो ये सही क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं अगर ढंग से भी आप लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखता हूं कौन कौन से आंसर देते हैं। वैसे यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है, अगर उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा, ठीक है, तो ये आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके ले जाओगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर, अगर उसके बारे में पता होगा, यानी छोटी सी एक कोई चीज यूपीएससी एक ऐसी चीज पकड़ती है कि अगर इसको ये ऑप्शन पता होगा तो पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा। तो देखता हूँ कौन आप लोग उस ऑप्शन को पकड़ पाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये यहाँ पर आप लोग के सामने एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर ऑयल इंपोर्ट जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो आने वाले टाइम में यूएसए से भी हमारा ऑयल इंपोर्ट जो है वो बढ़ने वाला है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आप लोगों को बताने चाह रहा हूँ, वो क्या है यहाँ पर, वो आप लोग समझिए थोड़ा ध्यान से। जो यूएसए का शेयर है अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि 8% तक यहाँ पर बढ़ने वाला है। पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर लिखी हुई है, वो क्या है, आज के दिन में हम लोग किस देश से कितना ज्यादा तेल खरीदते हैं उसका एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आज के दिन में हम लोग इराक से जो है वो 23% अपना तेल खरीदते हैं, यानी कि जितना तेल हमारे देश में आता है उसको हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं, कच्चा तेल, ठीक है, जो कि बैरल्स में आता है। एक बैरल में लगभग 59 के करीब लीटर आप लोग को तेल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग खरीदते हैं सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इराक से खरीदते हैं आज के दिन में 23%। दूसरे नंबर पर जो हम लोग तेल खरीद रहे हैं वह सऊदी अरेबिया से, हमारे देश का 18% तेल सऊदी अरेबिया से आता है। और तीसरे नंबर पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई, इससे हमारे देश का 11% तेल आता है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था यहाँ पर ईरान से हम लोग काफी ज्यादा तेल खरीदा करते थे, पर लेकिन आज के डेट में यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान के ऊपर जब सैंक्शन लगाए गए यूएसए के द्वारा, तो तब से लेकर हमारा ईरान से जो इंपोर्ट है वो काफी कम हो गया। अब यहाँ पर यूएसए जो है वो यहाँ पर इंडियन मार्केट में लगभग 8% पर यूएसए पहुंच रहा है यहाँ पर। तो यानी कि चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा तेल अगर हम लोग किसी से अब खरीदेंगे तो वो यूएसए होगा। तो
तो याद रखिएगा पहले नंबर पर इराक है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया है और तीसरे नंबर पर यहां पर यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और चौथे नंबर पर अब आप लोगों के सामने यहां पर कौन होगा, वो होगा यूएसए। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार मैप में आप लोगों को दिखा देता हूं, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, तो आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, यहां पर हो गया इराक, ठीक है, ये हो गया सऊदी अरेबिया और यहां पर आप लोग आएंगे तो ये हो गया यूएई। तो ऐसे आप लोग इसको याद रख लेना। ठीक है, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई। अब चौथे नंबर पर कौन हो गया, वो हो गया यूएसए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, जो कि तेल इंपोर्ट में हम लोग बात करते हैं। और फिर से आप लोगों को बता दूं, जब हम लोग तेल इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और कच्चा तेल जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये थी कि उसमें से हम लोग क्या निकालेंगे, पेट्रोल निकालेंगे, डीजल निकालेंगे, मिट्टी का तेल निकालेंगे, ग्लिसरीन निकालेंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट हम लोग यहाँ से निकाल कर इससे लेकर आते हैं, फिर उनको हम लोग यूज करते हैं। रसिया से भी हम लोगों ने बोला काफी सस्ता तेल जो हम खरीदने वाले हैं, पर लेकिन दिक्कत यहाँ पर रसिया से ये पड़ेगी कि हमारे पास में कोई ट्रांजेक्शन सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि रसिया के कई सारे जो बैंक वगैरह हैं उनको अभी यहाँ पर किस में डाला जा रहा है, उसको नेगेटिव लिस्ट में यहाँ पर डाला जा रहा है यूएसए के द्वारा। तो उसके चलते यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके रखिएगा। आगे आने वाले टाइम में अगर कोई पॉइंट्स यूज करने के लिए कहीं पर आ जाए तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक काफी इंपोर्टेंट जो न्यूज निकल कर आई, रसिया के द्वारा एक क्लेम किया गया कि उसके द्वारा यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो यूज की गई यूक्रेन के ऊपर। तो अपने ही आप में यार बहुत बड़ी बात है यहाँ पर ये इस तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज करना। तो एक तरीके से जो पुतिन है वो बिल्कुल नरसंहार पे आ गया, ऐसी अब बात आप लोग बोल सकते हैं। अपनी तो जिंदगी के आखिरी पड़ाव में चल रहा है, पर जाते जाते ऐसी कुछ हरकतें करना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो दुनिया है उसको याद रखेगी हाँ ऐसा इस इंसान हुआ करता था। पर जो भी है सही नहीं है, जो भी इशू चल रहे हैं यहाँ पर, अब तो कम से कम शांति हो जानी चाहिए थी। किसी ने सोचा नहीं था। देखिए स्टार्टिंग में ना जब ये वॉर चल रही थी, अच्छा आप लोग से पूछता हूं पहले में, आप लोग क्या लग रहा था जब ये स्टार्टिंग में वॉर चली कितने दिन चलेगी? आप लोग अपना एक्सपेक्टेशन बताइए कि ये 7 दिन चल जाएगी, 10 दिन चल जाएगी, 15 दिन चल जाएगी, 20 दिन चल जाएगी। मैं अपनी बताऊं तो मुझे लग रहा था मैक्सिमम ये 5 दिन चलेगी, 5 से 7 दिन मैक्सिमम। ठीक है, ऐसा मैंने सोचा था, पर लेकिन मैं यहाँ पर गलत रहा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की कंडीशन बनी, क्योंकि लग ही नहीं रहा था ऐसा कुछ होने वाला है, इतना लंबे चीज खींचने वाली है। पर यहाँ पर पूरा 1 महीना होने वाला है, पूरी चौथे हफ्ते में ये वॉर जो है वो एंट्री कर चुकी है। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयावह सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है और कितनी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। उनके जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनकी भी डेथ हो रही है, उनके वहाँ पर जो एक तरीके से नहीं, ये जो इनकी अभी रिसेंटली एक एक्ट्रेस थी शायद, उसकी डेथ हुई यहाँ पर। मतलब कोई भी नहीं बच रहा है, मतलब कहीं पर भी जहां पर मन कर रहा है वहां पर गोले दागे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं। चलिए, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा एग्जाम के लिए काम की बात यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर, जिससे आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो हाइपरसोनिक जो मिसाइल यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये 5 गुना स्पीड होती है साउंड की, यानी कि मैक 5 नॉर्मली बोला जाता है। हाइपरसोनिक के बारे में आप लोग बात करें तो नॉर्मली आप लोग सबसे पहले आप लोग बोलते हैं बेसिकली क्या, ये होता है सबसोनिक, यानी कि 1 मैक से नीचे स्पीड होती है। आप लोग बोलोगे ये मैक क्या होता है? मैक देखिए निकाला जाता है जब आप लोग ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिवाइड कर देते हैं साउंड की स्पीड से। तो यहां पर आप लोग क्या निकालेंगे, मैक नंबर निकालेंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी स्पीड क्या है और मतलब साउंड यानी कि आवाज की स्पीड क्या है, उससे जब डिवाइड कर देते हैं तो मैक नंबर आ जाता है। अगर ये मैक नंबर 1 से नीचे आता है तो ये सबसोनिक है, अगर ये 1 के इक्वल आता है तो ये ट्रांससोनिक है, अगर ये 1 से ज्यादा आता है तो यहां पर सुपरसोनिक है, पर लेकिन अगर ये 5 से ज्यादा आता है तो ये हाइपरसोनिक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली यहां पर जो इनके द्वारा ये जो छोड़ी जा रही है यहां पर, ठीक है, तो ये जो मिसाइल यहां पर छोड़ी जा रही है, यहां पर ये कैसी मिसाइल छोड़ी जा रही है, एक सेकंड, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर हो गया 5 मैक्स से ज्यादा स्पीड आप लोग यहां पर इसकी देखने को मिलेगी। और ये जो मिसाइल है इसका नाम आप लोग याद रखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जा रहा है KH-47M2 और यहां पर वैसे इसको किंजहाल मिसाइल बोला जा रहा है यहां पर। ठीक है, तो ये मिसाइल जो यहां पर लॉन्च की गई, ये जो यहां पर MiG-31 से यहां पर लॉन्च की गई, तो ये काफी एक खतरनाक वेपन बोला जाता है, काफी खतरनाक एक आप लोग इसको बोल सकते हैं बेसिकली, जो एक वेपन है यहाँ पर, ये एक हथियार है यहाँ पर, ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर कैपेबल दोनों है। 2000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट इसकी रेंज है, 8 मीटर लगभग आप लोगों को यहाँ पर इसकी लेंथ देखने को मिलेगी। और स्पीड तो मैंने आप लोगों को बताई थी, लगभग यहाँ पर 10 मैक तक का यहाँ पर पहुंच सकती है, यानी कि इसको अगर किलोमीटर में आप लोग देखेंगे तो 12,350 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हाई स्पीड यहाँ पर इसकी आप लोग को देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रसिया के द्वारा यूक्रेन का कौन कौन सा रीजन कंट्रोल कर लिया गया, तो रसिया के द्वारा जो ये रेड रीजन है ये तो सारा यूक्रेन का कंट्रोल कर ही लिया गया है। बाकी रसिया यहाँ पर इन्वेड कर रहा है, जहां पर आप लोगों को ये वैसा थोड़ा सा डल सा रीजन देखने को मिलेगा। और ये जो सिटीज हैं ये इन सर्किल आप लोग यहाँ पर देख रही हैं, तो ये मैक्सिमम आप लोग को देखने को मिलेगा। ये रसिया अपना धावा यहाँ पर बोल चुका है, जमा चुका है। पहले यहाँ पर ओनली क्रीमिया था, अब सोचो यहाँ पर ये सारा रीजन भी रसिया के कंट्रोल में होता जा रहा है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि साइंस एंड टेक के अंदर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है और जो यहाँ पर हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए उसको बैलिस्टिक मिसाइल इसलिए बोला जाता है बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि वो पहले तो इन्वायरमेंट से बाहर जाती है, ठीक है, इन्वायरमेंट से बाहर जाती है और फिर आकर अपने टारगेट को हिट करती है इन्वायरमेंट के अंदर में, इन्वायरमेंट मतलब एटमॉस्फेयर पर। लेकिन ये जो होती है जो हाइपरसोनिक होती है ये आप लोगों को एटमॉस्फेयर के अंदर ही बोर करती है, यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, दोनों को अगर लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर तो पहले इन्वायरमेंट में जाएगी और फिर आकर यहाँ पर टारगेट को हिट करेगी। तो बैलिस्टिक और सुपरसोनिक ये मिसाइल में आप लोग ये थोड़ा सा एक डिफरेंस आप लोग जो है वो जरूर यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, जो कल बहुत बड़ा एक इशू बना रहा है यहाँ पर, यह है इंडिया और जापान के रिलेशन के बारे में। तो इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा यहाँ पर। जापान के जो नए प्रेसिडेंट अभी बने उनके द्वारा बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट एक डिसीजन लिया गया। तो जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो इंडिया और जापान जो है, देखिए सिलेबस अपने सामने रखा करो, ठीक है। कभी भी कुछ भी आप लोगों को देखना है तो सिलेबस आप लोगों के सामने होना चाहिए। इंडिया और जापान जो है वो लगभग 42 बिलियन का एक तरीके से इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा जो इंडिया के अंदर जापान के द्वारा बोला गया है। और कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में डिस्कस किया गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं और यूक्रेन वॉर भी यहाँ पर डिस्कस की गई। तो ये 42 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, ये काफी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट आप लोग बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि जापान इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर में। तो कईयों लोगों को तो चौंका दिया होगा, ठीक है। इंडिया और जापान जो है उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट की जो बात की गई 5 ट्रिलियन येन यानी कि 42 बिलियन जापान की करेंसी येन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये 42 बिलियन डॉलर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आने वाले 5 साल में। और 14th एनुअल समिट जो है उसमें यहाँ पर ये बातें देखने को मिली। ये है जापान के नए लीडर, अभी यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। देखता हूँ कौन कौन से नाम बताता है। अभी अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर ये बेसिकली सैटरडे में यहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया गया कि ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। अगर करोड़ में आप लोग इसको देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 3,20,000 करोड़ रुपए जो है वो इंडिया के अंदर आने वाले 5 साल में ये बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इनका नाम है फ्यूमियो किसेदा, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। देखिए जापान के जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जो सब लोग जिनका नाम भी याद रखते थे, वो थे शिंजो एबे साहब। वही शिंजो एबे जिनके द्वारा क्वाड ग्रुप जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। हमारी कंट्री में मेट्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें बहुत ही ह्यूज लेवल पर हमारे एक फ्रेंडली रिलेशन उनके साथ में थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि ये भी एक ऐसे ही आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नजर आएंगे। देखिए हमारी कंट्री को चूज क्यों किया जा रहा है, एक तो स्टेबल कंट्री है, किसी के साथ में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा झड़प हमारी देखने को मिलेगी, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी चलाएगी आर्बिट्रेरी तौर पर, ठीक है। एक प्रॉपर जुडिशरी है हमारे देश में, ठीक है। अलग अलग कंट्री के साथ में काफी अच्छे रिलेशन है हमारे देश के। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग को देखने को मिलेगी हमारे देश के अंदर में, जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें अगर गवर्नमेंट का ट्रांजिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज एक गवर्नमेंट है, कल को दूसरी चूज करके आ रही है, तो पहली वाली जो जा रही है वो एक्सेप्ट कर रही है अपनी हार को कि हाँ हम लोग हार गए, और दूसरे को पावर देकर निकल जा रही है। बहुत सारे देश में आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है, ये देखने को मिलेगा। और सारे देश के साथ हमारे रिलेशन आज के डेट में अच्छे खासे हैं। और इससे भी बड़ी बात जो है हमारे देश में क्यों इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, ये पॉइंट बता रहा हूँ, सारे लिखने के लिए आ जाते हैं जो, ठीक है। वो है हमारे देश की पॉपुलेशन, यानी कि एक ह्यूज मार्केट है हमारे देश में, जिसको बाहर वाली कंट्री जो है वो टैप करने पर लगी हुई है कि यहाँ पर अगर एक बार कोई प्रोडक्ट चल गया तो भाई साहब कहीं और बेचने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो दोनों कंट्री के द्वारा मिलकर यहाँ पर काम किया जा रहा है, अलग अलग एरिया में, कई सारे एरिया में यहाँ पर काम किया जाएगा, जैसे कि 6 एरिया इनके द्वारा यहाँ पर बोले गए, जिसमें यहाँ पर बात की जा रही है कि एक तरीके से क्लीन एनर्जी वगैरह ये सारी चीजें कोऑपरेट किया जाएगा अलग अलग एरिया में, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे एरिया आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है इंडिया और जापान के रिलेशन जो है उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो पीस, प्रोस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में, तो वहां पर भी ये काम करने वाले हैं दोनों मिलकर। इसी के साथ में जो यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, उनके द्वारा यूक्रेन के बारे में भी डिस्कस किया गया, और जो यहाँ पर अभी रशिया अटैक कर रहा है वो सारे इशू भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक अटेम्प्ट भी है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से बोलेंगे एक यूनिलेटरल अटेम्प्ट जो यहाँ पर देखने को मिला स्टेटस को फोर्स के थ्रू चेंज करने का, तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। हालांकि जापान अगर बात करें, जैसे क्वाड का ग्रुप है, तो जापान भी बोल रहा था इंडिया को कि रशिया को क्रिटिसाइज करना चाहिए, पर लेकिन इंडिया ने किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि अपने हिसाब से हम लोग काम करना पड़ेगा, और यही जियो पॉलिटिक्स का नेचर होता है, ठीक है। यहाँ पर इसी के साथ में बात करें, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और जापान साहब जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं इंपोर्टेंस क्या है, सिक्योर, ट्रस्टेड और प्रेडिक्टेबल और स्टेबल एनर्जी सप्लाई, ये सारी चीजें आप लोगों को नजर आएंगी यहाँ पर। देखिए हमारी कंट्री में आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाह रहे हैं, चाइना में भी अगर पहले जो खूब इन्वेस्टमेंट किया करते थे वो भी लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे देश में जो है काफी सिक्योर चीजें हैं, ठीक है, आज की डेट में। तो ये एक तरीके से हमारी कंट्री जो है वो एक इंग्लिश स्पीकिंग देश में आती है, जिसमें बहुत सारी जनता जो है इंग्लिश स्पीकिंग करती है, तो उसके चलते बहुत सारे उनको एक चीप लेबर भी उनको मिल जाती है, सस्ता एक जो उनको लेबर मिल जाता है, लेबर फोर्स अच्छी यहाँ पर जिसपे वो अच्छे से काम करवा पाते हैं। चाइना में लेबर कॉस्ट काफी हाई आज के डेट में हो गई है।
सब कंट्रीज में लेबर कॉस्ट हाई देखने को मिलेगी और प्रोडक्ट में लेबर कॉस्ट ही है जिसको यहाँ पर कम करके उस प्रोडक्ट का दाम गिराया जा सकता है, वरना अगर और प्रोडक्ट का कोई कम करेंगे तो उसकी क्वालिटी गिर जाएगी, और क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, तो सब क्या करते हैं, लेबर की हड्डी चूसने का काम करते हैं। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अगर जापान को एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो ये है जापान, अपनी कंट्री के साथ में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, करेंसी जरूर याद रखिए, क्या बताया मैंने जापान की, लिखिए जरा कमेंट बॉक्स में। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग को इसके पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक कर बताता चलूँ, ताकि आप लोग के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन न रहे और सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग के माइंड में भी क्लियर रहे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये जो मुझे न्यूज़ देखने को मिली आज के डेट में, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो खराब होती जा रही है, तो हेल्थ के मामले में आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देखिएगा, अरे हाँ एक चीज़ यहाँ पर, ये जो सारी चीज़ें बताई है साइंस एंड टेक का पोर्शन आप लोग को हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो मिसाइल के बारे में सारी चीज़ें कौन कौन सा ही है, तो ये साइंस एंड टेक वाली कैटेगरी में आप लोग का कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपना जब सिलेबस देखते हैं तो साइंस एंड टेक आप लोग इसके साथ में मैच कर सकते हैं। और हेल्थ वाला जो है यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो हेल्थ का इशू आप लोग का बन जाएगा। ठीक है, जीएस पेपर 2 के अंदर में, तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा बेसिकली अभी जो यंगस्टर है, ठीक है, खासकर आज के डेट में काफ़ी लार्ज स्केल पर नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी बड़ी कंडीशन देखने को मिल रही है। पहले हम लोगों ने सुना था यहाँ पर पंजाब या फिर जो पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर टच करते हैं वहाँ पर ये कंडीशन थी, अभी यहाँ पर ये केरला के अंदर से चीज़ें निकल कर आ रही हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में कई बार क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार हो गए, यहाँ पर जॉब नहीं लग रही है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का इशू बन गया, परिवार में कोई इशू बन गया, तो आज के डेट में इसकी और बढ़ते हुए लोग आप लोगों को बहुत सारे नजर आएंगे। तो इसी के बारे में हम लोग को बात करनी है, इससे यहाँ पर बेसिकली बचना है। ठीक है, तो ये इशू है जिसके बारे में आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करो अगर कोई भी आसपास में ऐसा कोई पर्सन देखने को मिले उसको आप लोग को थोड़ी हेल्प कर देनी है ताकि उसको वहाँ से निकाला जा सके, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा माहौल ख़राब कर देता है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है जब कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनती है। तो ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू था जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट इशू मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए एग्जाम में बन सकता है। सीरिया के जो यहाँ पर लीडर हैं उनके द्वारा पहली बार विजिट किया गया, बेसिकली कहाँ पर ये विजिट किया गया, यूएई में, कब से, 2011 से आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर पूरी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हुआ चलूंगा, आखिर ये मुद्दा क्या है। सबसे पहले आप लोग मैप में देखिए कि सीरिया पड़ेगा कहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ से आप लोग मैप देखेंगे तो पहले अपनी कंट्री की लोकेशन आप लोग को देखनी है और यहाँ से आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग को सीरिया देखने को मिलेगा। ये वही सीरिया है जिसकी गोलान हाइट जो है वो बार बार न्यूज़ में रहती है, और ये वही गोलान हाइट है जो इजराइल के कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर हम लोग मुद्दे के बारे में बात करते हैं, कई सारी और बातें यहाँ पर जान पाएंगे, एक एक कर यहाँ पर देखते हैं हुआ क्या है। अभी यहाँ पर जो सीरिया के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है बशर अल असद, ठीक है, तो ये यहाँ पर बेसिकली जा रहे हैं कहाँ पर, यूएई की विजिट पर। और यहाँ पर ये बड़ी बात है यूएई की विजिट पर इस तरीके से पर्सन का जाना, ये अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है, हमेशा घूमने जाता था, बस 2 जगह घूमने के नाम पर 2 जगह थी इसके पास में, पहला रसिया और दूसरा था ईरान। पहली बार यहाँ पर ये अपना विजिट जो है कहीं और लेके जा रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, डमस्कस आप लोग यहाँ पर इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी, और ये एक ऐसी कंट्री है जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ में अपना बॉर्डर ओपन करती है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ऊपर तुर्की देखने को मिलेगा, इधर इजराइल आप लोग को नजर आ गया, नीचे यहाँ पर जॉर्डन हो गया, और इधर आप लोग को यहाँ पर इराक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर काफी लंबे समय तक गृह युद्ध चला। रीजन क्या था, रीजन ये थे कि पहले असद के जो यहाँ पर पापा हुआ करते थे वो यहाँ पर रूल किया करते थे, और फिर भाई साहब ये यहाँ पर पावर में आ गए, और 2011 तक यहाँ पर गृह युद्ध चला। तब से लेके अब तक का यहाँ पर जो है सिचुएशन जो है काफी ज्यादा खराब थी। यूएसए अपने लेवल पर खेल रहा था, यूएसए बोला था कि असद को यहाँ से हटाएगा और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर आएगा, ठीक है, और अपोजिशन को सपोर्ट करा था। और अपोजिशन भी कौन थे, अपोजिशन भी वहां पर एक तरीका टेररिस्ट ग्रुप था यहाँ पर। तो यानी कि कई जगह ना यूएस ने ऐसी बदतमीजियां काटी है जिसकी कुछ हद नहीं है, बस दिखाने के लिए कि हाँ मैं पावरफुल कंट्री हूँ। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन देखने को मिली। दूसरी साइड में रसिया जो है वो पूरी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था यहाँ पर, और उधर से ईरान भी लगा हुआ था सपोर्ट करने के लिए। तो यानी कि यूएसए की पतलून गिली होगी यहाँ पर लेकिन असद नहीं हटा। यहाँ पर असद की जो पावर है वो फिर से बरकरार हो गई। यहाँ पर कहीं ना कहीं सारा एरिया जो है वो यहाँ पर छोटा छोटा डिवाइड हो गया था, और फिर से यहाँ पर सारा एरिया जो है ये अपने कंट्रोल में आज के डेट में ले चुके हैं, आराम से करके यहाँ पर इसके कंट्रोल में अभी सारा रीजन आता जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक रिवर है यहाँ पर जिसका नाम आप लोग याद रखते हैं, इसको यूरोफेट रिवर बोला जाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, हिस्ट्री में आप लोग उसके बारे में पढ़ोगे जब मेसोपोटामिया के बारे में आप लोग पढ़ते हो, तो इसलिए इस रिवर के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी हुआ कि यहाँ पर 2011 जब से यहाँ पर सिविल वॉर के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, पहली बार ये यहाँ पर कहाँ पर जा रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में विजिट करने जा रहे हैं। सीरिया जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर रसिया को आज के में भी, क्योंकि रसिया ने हमेशा इसको सपोर्ट किया है, रसिया के बेस पर ही यहाँ पर ये खड़ा रहा, वरना अब तक तो इसकी कहानी खराब कर देता यूएसए। सीरिया जो है उसको यहाँ पर 22 मेंबर का जो ग्रुप था जिसको यहाँ पर अरब लीग बोलते हैं, उसमें से यहाँ पर इसको निकाला गया और बाइकआउट किया गया इसको।
काफी लंबे समय पहले यहाँ पर लगभग 11 साल पहले, जैसे अभी रसिया के साथ में हो रहा है, ऐसे ही उस टाइम पर यहाँ पर सीरिया के साथ में किया जा रहा था। यहाँ पर हजारों लोगों की जान गई जब यहाँ पर ये सीरिया के अंदर वॉर चल रही थी, और ये माना था कि आधे से ज्यादा लोग तो हैं वो डिस्प्लेस हो गए, यानी कि अपनी एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए। जब यहाँ पर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, चारों तरफ से गोले बरसाए जा रहे हैं, तो फिर सिचुएशन ऐसी ही कुछ निकल कर यहाँ पर आती है। लार्ज पार्ट जो सीरिया का है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जैसे आज के दिन में आप लोग यूक्रेन का देखेंगे, उसको अगर रिकंस्ट्रक्शन करने की बात की जाए तो यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीज लगेंगे, और खाने के लिए खाना नहीं है यहाँ पर, तो कैसे काम चलेगा। तो ये काफी बुरी कंडीशन है। अगर डिक्टेटर के नाम पर कोई बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, और यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और बेलारूस के ये जो बेलारूस के क्या नाम है उसका, यूकोसोंको, इसका नाम कुछ ऐसा कुछ है, मतलब नाम ये एग्जैक्टली याद नहीं है, चलिए नाम आप लोग बताएगा, एक बार सर्च करें ना, तो जो लुकोसोंको करके ऐसा है, ठीक है। तो वो ये 3 ऐसे लीडर हैं जो आज के में काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीरिया के अंदर काफी कुछ यहाँ पर बर्बाद हो चुका है, वो भी यहाँ पर इस इंसान की मनमानी से। अरब और वेस्टर्न वर्ल्ड ने दुनिया भर के सैंक्शन इनके ऊपर लगा दिए थे, पर लेकिन अब जो है वो चीजें थोड़ी नॉर्मल हो रही है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर जो यूएसए से पूछा गया कि जो असद है वहां पर गया हुआ है इसके यूएई के साथ में अपने अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, तो यूएसए के जो डिपार्टमेंट एक्सपोर्ट जो यहाँ पर स्पोक पर्सन थे उनके, जिनका नाम था नेड प्रिस, उनके द्वारा बोला गया ये काफी डिसअपॉइंटिंग है यहाँ पर। ये एक ऐसा इंसान जो लाखों लोगों की जान ले चुके हैं, एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से पूरा सीरिया बर्बाद हो चुका है, ठीक है, ऐसे इंसान को यहाँ पर अपने साथ में बैठाना भी नहीं बनता है। तो ये बातें बोलेगी यूएसए, देखिए अपनी बातें बोलेगा, क्योंकि यूएसए वहां पर नाक रगड़ के आया, हार कर आ गया, तो यूएसए तो अपनी बातें बोलेगी, ठीक है। तो यूएसए के बारे में कुछ बातें करने का बनता नहीं है अगर बात करें, पर लेकिन रियली इनके द्वारा ट्रेवल किया गया रसिया और ईरान को छोड़कर, बाकी कहीं ट्रेवल नहीं करा, तो यहाँ पर पहुंच गई। बड़ी बात है यहाँ पर अभी तेहरान जो है उसके द्वारा सीरियन गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीज दिए गए, क्योंकि जो दोनों अगर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में मिलकर खड़े थे यहाँ पर उस टाइम पर जब यहाँ पर वॉर चल रही थी। तो यहाँ पर रसिया और ईरानी दो ऐसे दोस्त थे जो इसके 2 कंधे थे, जिसके बेस पर ये अपना नहीं 2 कंधों पर हाथ रखकर ये चल रहा था, वरना अब तक तो यहाँ पर इसकी जड़ें उखाड़ दी गई होती। अब यहाँ पर अभी यूएई के द्वारा एम्बेसी भी ओपन की गई थी यहाँ पर 2018 में, तो आने वाले टाइम में रिलेशन और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो सीरिया जो है उसको अपने रिलेशन अगर बूस्ट करने हैं ऑयल रिच कंट्री के साथ में, तो उससे उसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है यानी कि यूरोप हो गया या फिर यूएसए हो गया, उन्होंने तो पूरे सैंक्शन लगा रखे हैं भाई साहब, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो क्यों ना इन दोस्तों के साथ में अपने रिलेशन अच्छे किए जाएं, तो ये इसका यहाँ पर अभी फंडा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग को देखने को मिलेगी। तो जो न्यूज़ बता रहा हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये काफ़ी एक तरीके से डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर काफ़ी डिटेल में मैं आप लोग को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर 10 एमएलए जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए पंजाब कैबिनेट के अंदर में, और जो इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी यहाँ पर बोला गया जल्दी ही यहाँ पर 25,000 के करीब गवर्नमेंट जॉब जो है वो यहाँ पर सामने आने वाली है। तो पंजाब में देखते हैं कितनी जॉब यहाँ पर निकल कर आती है, और यहाँ पर ये भी माना जा रहा है अगर पंजाब का इनका मॉडल अच्छा चल गया यहाँ पर, तभी आगे चलकर यहाँ पर 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं तब यहाँ पर इनका पैर पंजा टिक पाएंगे, वरना कोई अभी दिखता नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर काम चल पाता है। एक इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में बात की गई, जब से आर्टिकल 370 जो है वो वहां से हटाया गया है। एक बच्चे के द्वारा पूछा गया सर संविधान से डिलीट कर देगा आर्टिकल 370, ठीक है, डिलीट नहीं किया गया, इसको इनऑपरेट कर दिया गया, यानी कि संविधान के अंदर में है पर लेकिन उसको यूज नहीं किया जाएगा, तो इसको बोलते हैं इनऑपरेट करना। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 370 जो है और 35 जो है उनको इनऑपरेट किया गया, बाकी सारी चीजें ऐसी की ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ताकि जो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर अपने हिसाब से काम कर सके। और पहली बार देश के संविधान में ऐसा देखने को मिला, चेंज किया गया जब कि एक पर्टिकुलर जो स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, वरना पास्ट में दुनिया भर के स्टेट ऐसे हैं जो यूनियन टेरिटरी से स्टेट बने, ठीक है। इसमें आप लोगों को चलिए 2 उदाहरण दीजिए, देखता हूँ, वैसे कई बार मैंने पढ़ा गया पॉलिटी में, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था कैसे कैसे राज्य बने, पर फिर भी देखता हूँ कौन कौन आप में से बताता है। तो ये है यहाँ पर, तो उसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है। तो अभी यहाँ पर सिक्योरिटी को कैसे लेकर चलना है वो सारे मुद्दे हैं, तो ये एक बेसिक पॉइंट है जो कि आप लोग कनेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ओनली 17% अभी जो पंडित है ना बोल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, अभी द कश्मीर फाइल्स आप लोगों ने सुनी होगी मूवी का नाम, तो बोला जा रहा है कि 17% जो हाउस है आज के डेट में वो ओनली कंप्लीट हुए हैं, जो कि बोला गया था लगभग 6,000 के करीब यहाँ पर घर मिलेंगे 2015 में, तो अभी उनके 17% लगभग यहाँ पर कंप्लीट किए गए। तो आने वाले टाइम में और काम किया जाएगा। जॉब देने की बात की थी, तो जॉब भी यहाँ पर प्रॉपर वे में अब तक लोगों को नहीं मिली है, तो ये भी एक इशू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों यहाँ पर बन जाएगा जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोग यहाँ पर इशू बन जाएगा। यहाँ पर अभी बात की जा रही है गोल्डन लेंगूर के बारे में। गोल्डन लेंगूर का जो हैबिटेट है वो वहां पर डिक्लाइन होता जा रहा है, ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है, मतलब कि जहां पर ये रहा करते थे वो एरिया जो है वो घटता हुआ जा रहा है, तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी बड़ा इशू क्रिएट हो गया है। तो ये डिस्कस करने लायक पॉइंट है, और खासकर इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है जीएस पेपर 3 के अंदर में।
सबसे पहले तो अगर कोई आप लोगों से इसका साइंटिफिक नेम पूछ ले, ये आप लोग याद रखिएगा, साइंटिफिक नेम है इसके यहाँ पर, ये है यहाँ पर ट्रेचिपेथिकस जेई, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रेचिपेथिकस जेई, यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम है, जिसको गोल्डन लंगूर आप लोग बोलते हैं, ठीक है। गोल्डन कलर का आप लोग को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में एक पेपर पब्लिश किया गया इसमें, रिपोर्ट फ्यूचर जो स्टिमुलेटेड लैंडस्केप प्रिडिक्ट, जो यहाँ पर एक तरीके से प्रिडिक्ट्स हैबिटेट लॉस ऑफ गोल्डन लंगूर, यानी कि गोल्डन लंगूर का हैबिटेट लॉस हो रहा है, इसके बारे में बातें की जा रही है। और एनालाइज किया जा रहा है इंडेंजर्ड प्रीमेट, ठीक है। देखिए जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है ना, उसके ऊपर फोकस किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके चलते आप लोगों को यहाँ पर ये इशू देखने को मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बताऊँ, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा, जो शाम को हमारी वीडियो आती है नैनो मैगजीन, उसमें मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था कि आसाम के अंदर में एक पर्टिकुलर सेंचुरी थी, उसको गोल्डन लंगूर का हैबिटेट बनाने की बात की जा रही थी। तो आसाम के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि अगर किसी एरिया को आप लोग गोल्डन जो एक तरीके से सेंचुरी में अगर आप लोग उसको डिक्लेयर कर देते हो, तो लोग जो है वहां पर जा नहीं पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो उस टाइम पर एक काफी बड़ा मुद्दा ये निकल कर आया था गोल्डन लंगूर के बारे में, कि यहाँ पर आसाम के लोग ये बोले थे कि हमने यहाँ पर इतना काम किया है कि यहाँ पर जिस एरिया में गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं उसको हम लोगों ने कंजर्व किया है, ठीक है। वहां पर फॉरेस्ट हम लोगों ने मेंटेन रखे हुए हैं, इसी की वजह से यहाँ पर ये सर्वाइव कर पा रहे हैं, वरना इनका फॉरेस्ट जो है अब तक खत्म हो चुका होता। आज के डेट में यहाँ पर ये 5% से 70% जो यहाँ पर संख्या इनकी बढ़ गई है, वो हमारे यहाँ पर काम करने की वजह से बढ़ गई है, ठीक है, वरना यहाँ पर इनकी संख्या यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वो मैंने आप लोगों को वहां पर समझाया भी था कि वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है उसको बनाने की बात की थी। तो याद रखेंगे यहाँ पर नॉर्मली हमारी कंट्री में एक कानून है, इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत हम लोग जो ऐसी जो प्रजातियां होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और अगर यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट आ गया तो फिर बाहर का इंसान कोई वहां पर एंट्री नहीं कर पाएगा। तो इसके चलते कंडीशन ये रहती है कि उनको मना किया जाता है कि कम से कम ये काम आप लोग न करें, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं कोई एक तरीके से यहाँ पर कंडीशन बन गई कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर कैटेगरी का फॉरेस्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर फिर जो बाहर की जो जनता है वो वहाँ पर एंट्री नहीं कर पाएगी, तो इसके चलते उनकी जो लालन पालन भी है वो वहाँ पर एक सदमे में पड़ जाएगा। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिली। इसको यहाँ पर लीफ मंकी भी बोलते हैं, क्योंकि पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है काफी ज्यादा, पेड़ के ऊपर काफी लार्ज स्केल पर पाया जाता है नॉर्मली अगर बात करेंगे, तो इसलिए इसको लीफ मंकी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो नाम अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। कुछ और बातें मैं आप लोग को बता देता हूं जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि अगर बात की जाए थ्रेट क्या है यहाँ पर, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। जैसे आज के डेट में ये पेड़ों पर रहते हैं, तो एक जगह पर पेड़ है, फिर दूसरी जगह पर बहुत दूर पेड़ हो गए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इनको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। मतलब एक तरीके पेड़ के ऊपर रहना पसंद करते हैं, नीचे नहीं आते हैं, पर लेकिन अगर पेड़ ही कट जाए तो इनके बीच में काफी ज्यादा गैप आ जाता है पेड़ के बीच में। तो ये क्या करते हैं, पेड़ से नीचे उतरते नहीं है, तो इनकी इनब्रीडिंग भी काफी ज्यादा दिक्कतें पड़ रही है, ठीक है। एक तरीके से नहीं, जो एक तरीके से जो फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद में नए जो बंदर पैदा होते हैं, तो दिक्कतें देखने को मिल रही है। कई सारे वायर लगाए जा रहे हैं, खंभे लगाए जा रहे हैं, ठीक है, पेड़ में गैप आ जा रहे हैं, तो उसकी वजह से इनकी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा एक तरीके से सदमे में आ रही है यहाँ पर। तो ये एक काफी बड़ी बात बोलेगी, हालांकि काम किया जा रहा है, अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। अगर बात करें इनके बारे में, आयुष्यन इनके जो यहाँ पर जो थ्रेटन स्पीसीज होती है उसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। उसमें इनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर कंजर्वेशन इफेक्ट कई सारे लगाए जा रहे हैं। दिल्ली जू अथॉरिटी के द्वारा बोला गया यहाँ पर किस तरीके से लेकर चलना है आसाम के अंदर में, और यहाँ पर एस्टिमेशन लगाया गया कि यहाँ पर एक तरीके से 5140 के करीब आप लोग को देखने को मिलेंगे। सेंसस हालांकि कंप्लीट नहीं हो पाया ये यहाँ पर कोविड-19 के चलते। आयुष्यन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया। इसी के साथ में कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड जो फ्लोरा एंड फ्यूना यानी कि पेड़ पौधे एंड फूल पत्ती ऐसे जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुके हैं, तो उसके लिए एक कन्वेंशन है, इसमें इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और हमारे देश का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें इसको शेड्यूल 1 में रखा गया। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीजें जो कि आप लोग याद रखते हैं, जिसके तहत यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो ये बेसिक चीजें जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के सामने एक छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर, ये जोजिला पास जो है उसको बेसिकली ओपन करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये लद्दाख को कश्मीर के साथ में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है इस तरीके, जो कि आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं यार, एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, फिर बोलते हैं आप लोग यार क्वेश्चन कहाँ से बन गया, इसके बारे में तो सुना ही नहीं था। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो अगर आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होगी तो आप लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर करके चला जाए, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट आप लोगों को लगता है तो आप लोग उसके बारे में बेसिकली बातें कर सकते हैं, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर आप लोग इसको बोल सकते हैं, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा 5 फेज में भी वाटर कंजर्वेशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि एमजी नरेगा का यूज किया जा रहा है। ये वही एमजी नरेगा है जिसको कई बार पैसा भी प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है, तो उसका यूज करके यहाँ पर हम लोग क्या करें, वाटर कंजर्वेशन का यहाँ पर काम अभी किया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों से यहाँ से पूछी जा सकती है वो है बेसिकली एमजी नरेगा के बारे में।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। थोड़ा सा रिवीजन इसको करते रहा कीजिए, ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसको बोलते थे, 2005 में लाया गया, नरेगा बोला गया था, पर लेकिन आगे चलकर इसमें महात्मा गांधी ऐड कर दिया, फिर हम लोगों ने इसको एमजी नरेगा बोलना स्टार्ट कर दिया। ये बेसिकली पहला ऐसा कानून है देश के अंदर में जो राइट टू वर्क यानी कि काम करने का अधिकार देता है। अगर आप लोग काम मांगोगे और काम नहीं मिलेगा तो फिर इसके बाद में आप लोगों को कंपनसेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जब तक आप लोग काम नहीं मिल जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेगा। तो यहाँ पर ये हमारे देश में इसको 100 दिन के लिए बोला गया कि कम से कम एक परिवार के सदस्य को 100 दिन तक का यहाँ पर काम मिले, जो कि अनस्किल्ड लेबर है उसको मैनुअल वर्क दिया जा सके, यानी कि जैसे कि सड़कें बनाना, मिट्टी डालना, ये ईंटें ढोना, वो वाली चीज़ें। इसी के साथ में फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था 1991 में पीवी नरसिम्हा राव। उस टाइम पर हमारे देश के जो थे यहाँ पर लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, जिनके द्वारा ये प्रपोज किया गया था। इसी के साथ में नरेगा जो है यहाँ पर ये बेसिकली ग्राम पंचायत के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये भी बोला जाता है कि कहीं ना कहीं जो ग्राम पंचायत है यहाँ पर एक डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, और ग्राउंड लेवल पर जो हमारी जो पंचायतें हैं वो काम करती हैं। तो एक और वो भी बातें बोली गई। इसी के साथ में बोला गया कि जो डीपीएसपी है यहाँ पर यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है पार्ट 4 के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 41, ये यहाँ से बात करता है। इसके तहत यहाँ पर राइट टू वर्क के बारे में बात की जाती है, ठीक है। इसी के साथ में जब एक इंसान को वर्क मिल जाता है तो आर्टिकल 21 आप लोग जरूर याद रखेगा, ये होता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के बारे में जब बात करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के लिए चीजें देखने को मिलेगी, यानी कि जब इंसान को जॉब मिल जाएगी तो वो चीजें, तो फंडामेंटल राइट भी और डीपीएसपी भी आप लोग यहाँ पर एमजी नरेगा के साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिशन इसका ये था कि एक तरीके से इनहेंस करना लाइवलीहुड, यानी कि लोगों को काम मिले, कम से कम यहाँ पर 100 दिन का तो काम मिले ही मिले। तो ये पर्टिकुलर एक जो राइट टू वर्क का जो स्कीम देश के अंदर लेकर आएगी, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी। तो देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर। देखिए पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, उसको जाकर आप लोग जरूर डाउनलोड किया करो। और इसी के साथ में कल शाम जो है वो क्वेश्चन की वीडियो आई थी आप लोगों की, ये आप लोग जरूर देखा करो। इसमें बहुत सारे रिवीजन आप लोगों का हो जाता है और प्रैक्टिस भी आप लोगों के साथ साथ में हो जाती है। तो ये चीज़ आप लोग जरूर कंटिन्यूअस देखा करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक न्यूज़ देखी जो कि एक काफ़ी एक तरीके दिल को दहला देने वाली न्यूज़ थी। एक कोटेशन भी हम लोगों ने देखी थी, एक डे के बारे में मैंने आप लोगों से बातें की, और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से हालांकि कल भी पूछा था, जिसके बारे में मैंने आज भी आप लोगों से बातें की। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। जो यहाँ पर जो सीरिया के बारे में मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया इसके बारे में। इसी के साथ में फॉरेनर को क्या अधिकार हमारे देश से मिलने चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया, जिसके चलते आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। इसको होमवर्क के तौर पर आप लोग रखिए, देखता हूँ कौन कौन से आंसर निकाल के लेकर आता है। इसी के साथ में यहाँ पर सीरिया के द्वारा ये यहाँ पर मिसाइल छोड़ी गई, उसके बारे में हम लोगों ने बातें, रशिया के द्वारा यहाँ पर मिसाइल छोड़ी गई, वो बातें हम लोगों ने जानी। इंडिया और जापान के रिलेशन के बारे में मैंने आप लोगों से यहाँ पर बात की, जो कि क्वेश्चन बन जाता है। इसी के साथ में पंजाब के बारे में और कुछ यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की। ड्रग्स, ये दवाइयों से दूर रहना है। लंगूर के बारे में बात की, ठीक है। यहाँ पर जो गोल्डन लंगूर होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ से क्या निकल कर आता है, साइंटिफिक नेम क्या है। एक पर्टिकुलर पास के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, ठीक है, जिससे आप लोग कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। और एमजी नरेगा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस की। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और ये आपका सुडोकू जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। और बाकी जो क्वेश्चन के आंसर दिए गए थे यहाँ पर, ये बेसिकली काफ़ी अच्छे से मेघा के द्वारा आंसर दिए गए, जो मैंने आप लोगों से पूछे थे। यहाँ पर तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल इनके द्वारा बताए गए जो मैंने पूछे थे आप लोगों से, ठीक है। 163, 164, 167 और सेम अच्छे आंसर यहाँ पर बेसिकली और भी कई सारे बच्चों के द्वारा आंसर दिया जा रहा है, ठीक है। मुकेश के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए और भी कई सारे बच्चों के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि यही आंसर अच्छे दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे आंसर दे रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर रहना है, ठीक है। चाइल्ड लेबर के बारे में संविधान में कौन सा आर्टिकल आप लोगों से बातें करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा सकता है। और इसी के साथ में सिटीजनशिप जो है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आती है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, यानी कि सिटीजनशिप के बारे में हमारे संविधान के अंदर में किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक मेंशन किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये सारी वो चीज़ें जो मैं पढ़ा चुका हूँ। और जो अभी पॉलिटी में कोई डाउट आप लोगों को आता है ना, तुरंत जाकर एक बार आप लोग उठाया करो, बेसिकली पॉलिटिकल लेक्चर जो सारे लेक्चर बना रखे हैं सर्च कर लिया करो, जिस भी टॉपिक में आप लोगों को डाउट आता है, और तुरंत वहाँ से रिवाइज किया। और बहुत सारे बच्चे रिवाइज भी कर रहे हैं रेगुलरली। जो भी रिवाइज करता है उसके नीचे आप लोग एक बार डन लिख दिया करो, ताकि मुझे भी आइडिया लगता रहे कि आप लोग उसको रिवाइज कर रहे हो, उससे मुझे पता चलता रहता है। और लेक्चर का भी फीडबैक आप लोग दिया करो, आप लोग ये लेक्चर कैसा लग रहा है उसका फीडबैक आप लोग दे सकते हैं, इसको लाइक कर या फिर डिसलाइक कर। डिसलाइक का बटन आप लोगों को नहीं दिखता पर मुझे दिख जाता है, ठीक है। यानी कि क्रिएटर को ये ऑप्शन दे रखा है कि कौन कौन डिसलाइक कर रहा है उनको दिख जाएगा, पर लेकिन आप लोगों को नहीं दिखेगा। तो इससे आप लोग डिसलाइक भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी फीडबैक जरूर दिया करो कमेंट बॉक्स में।
तो कैसी रही आप लोगों की होली त्यौहार, और अच्छे से अपने पढ़ाई पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। आई होप कि आप लोगों ने सारी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।